इस समय की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर आपको दिखाते हैं जो रशिया से आ रही है। रशिया की राजधानी मॉस्को से आ रही है, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। मैक्रों अब से थोड़ी देर पहले मॉस्को पहुंचे हैं यूक्रेन क्राइसिस के बारे में बात करने के लिए, और इस समय की जो लेटेस्ट तस्वीरें हैं मॉस्को से वो आप देख रहे हैं। रशिया के राष्ट्रपति और फ्रांस के राष्ट्रपति एक दूसरे के आमने सामने, लंबी सी ये मेज है, एक छोर पर मैक्रों बैठे हैं और दूसरे पर पुतिन बैठे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। और रशिया के बाद इमैनुअल मैक्रों मंगलवार को यूक्रेन भी जाएंगे, जहां एक और महत्वपूर्ण बैठक वहां पर होने वाली है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपने इस दौरे से ठीक पहले यह कहकर अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों को चौंका दिया है कि अब भी रशिया और यूक्रेन के बीच ऐसी डील हो सकती है जिससे युद्ध की संभावनाओं को टाला जा सके, जबकि अमेरिका ऐसा नहीं चाहता। लेकिन मैक्रों ने यह कहा है कि डील होने वाली है, कोई ना कोई शांति समझौता हो जाएगा और युद्ध की नौबत नहीं आएगी। तो इस समय की जो लेटेस्ट तस्वीरें हैं आप मॉस्को से देख रहे हैं। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि रशिया किसी भी पल अब यूक्रेन पर हमला करके युद्ध शुरू कर सकता है, और इस पर उसकी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई है जिसमें बताया गया है कि रशिया यूक्रेन पर हमला करने के लिए 70% तैयारी कर चुका है। अमेरिका ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर रशिया यूक्रेन पर हमला करता है तो उसकी सेना 48 घंटे के अंदर ही यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच जाएगी और इस युद्ध में यूक्रेन के हितों का वो बचाव करेगा। यानी फ्रांस जैसे देश तो युद्ध को लेकर नर्म रुख अपना रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि किसी तरह युद्ध ना हो, जबकि अमेरिका युद्ध को लेकर उकसावे की राजनीति कर रहा है, उकसा रहा है। अब सवाल है कि अमेरिका युद्ध को लेकर इतना आक्रामक क्यों है। दरअसल युद्ध हो या ना हो, दोनों ही स्थिति में हथियारों की बहुत जरूरत पड़ती है। अगर किसी देश को ऐसा लगे कि उसकी संप्रभुता पर खतरा पैदा हो सकता है और दुश्मन देश उस पर हमला करके उसकी शांति को भंग कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में वो देश ज्यादा हथियार खरीदने शुरू कर देता है, जो कि अमेरिका के हित में, यानी वो देश हथियारों का एक बड़ा खरीदार बन जाता है। और यूक्रेन के मामले में भी ऐसा ही हो सकता है। यूक्रेन सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका से ही खरीदता है। ऐसे में युद्ध की आशंका या युद्ध होना, दोनों ही स्थिति में अमेरिका के लिए यह फायदे का सौदा है, और इसीलिए वो इस संघर्ष में एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है। अब हम आपको सीधे यूक्रेन की राजधानी कीव लेकर चलेंगे, और कीव में हमारी सहयोगी और हमारे सहयोगी अंतर्राष्ट्रीय चैनल वियॉन की एग्जीक्यूटिव एडिटर पलकी शर्मा वहां पर मौजूद हैं, और पलकी से हम सीधे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस समय वहां पर क्या चल रहा है। बल्कि इस समय हम देख रहे हैं कि वहां पर डिप्लोमेसी भी है और डिप्लॉयमेंट भी है, दोनों चीजें चल रही हैं। और खबर अभी लेटेस्ट वहां से ये आई है कि मैक्रों जो हैं वो मॉस्को पहुंच चुके हैं, और मैक्रों और पुतिन के बीच इस समय बातचीत चल रही है। तो आप वहां पर मौजूद हैं, आप क्या हमें बताना चाहेंगे कि इस समय युद्ध की संभावनाएं और बढ़ गई हैं या फिर कम हो रही हैं? जिस तरह का डिप्लॉयमेंट है, कह रहे हैं कि 1945 के बाद इतना बड़ा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट यूरोप में नहीं हुआ। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, थर्ड वर्ल्ड वॉर से कंपेयर कर रहे हैं उसको। तो जिस तरह का डिप्लॉयमेंट आप देख रहे हैं, जिस तरह की एक्सरसाइजेस देख रहे हैं, अमेरिकन सोल्जर्स भी यहाँ पे आ गए हैं, 1700 और सैनिक आए हैं, 4000 सैनिक ऑलरेडी पोलैंड में हैं, अमेरिका के जो रोटेशनल बेसिस पे रहते हैं। पोलैंड की सीमा यूक्रेन से सटके है, और 8500 अमेरिकन सैनिक स्टैंड बाय पे हैं किसी भी वक्त यूरोप में आने के लिए। इसके अलावा मिसाइल्स और बहुत सारे वेपन्स जो नेटो एलाइज हैं वो यूक्रेन को भेज रहे हैं। दूसरी तरफ रशिया के सैनिक तैनात हैं, और इस थर्सडे से रशिया और बेलारूस के बीच एक सीरियस मिलिट्री ड्रिल शुरू होने वाली है। वहाँ उन्होंने SU-35 और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम सब तैनात कर दिए हैं। 30,000 सैनिक हैं बेलारूस के बॉर्डर पे, और कुछ ही दूरी पे है वो यहाँ कीव से। तो जिस तरह के असेसमेंट्स आ रहे हैं उससे तो तनाव और बढ़ता दिखाई दे रहा है। पर यूरोप के जो नेता हैं, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ट्स और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों, वो चाहते हैं कि बातचीत से इसको सुलझाया जा सके। अमेरिका के असेसमेंट के बारे में आपने बताया। अमेरिका के जो जनरल माइक पिली हैं, चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, उन्होंने कहा कि कीव 48 से 72 घंटे में गिर जाएगा, और 70
70% डिप्लॉयमेंट रशिया का पुख्ता ऑलरेडी है एक फुल स्केल इन्वेजन लॉन्च करने के लिए। और उनका ये भी कहना है कि अगर एक फुल स्केल इन्वेजन होता है तो यूक्रेन में करीब 50,000 सिविलियन कैजुअलिटीज़ होंगी और करीब 25,000 सोल्जर्स यूक्रेन के मारे जाएंगे। दूसरी तरफ रशिया के लिए उनका कहना है कि करीब 10,000 रशियन सैनिक इस युद्ध में मारे जा सकते हैं अगर युद्ध होता है तो ये तो अमेरिकन असेसमेंट है जो सिर्फ वॉर की बात कर रहा है। आप स्टेट डिपार्टमेंट के स्टेटमेंट्स को देखिए तो वो कह रहे हैं वॉर इज़ इमिनेंट, कि लड़ाई तो होगी। और ये इस विंडो को देख रहे हैं मिड फरवरी से मार्च के बीच में। तो हर साल रशिया एक न्यूक्लियर ड्रिल भी करवाता है, न्यूक्लियर सिक्योरिटी ड्रिल, जो यूजुअली अगस्त सितंबर में होती है, पर इस बार रशिया ने उसको भी एडवांस कर दिया है, वो फरवरी या मार्च के महीने में होगी। तो इसको एक पॉसिबल विंडो कहा जा रहा है अमेरिकन असेसमेंट में। पर इमानुएल मैक्रोन मॉस्को जाने से पहले उन्होंने बातचीत की, एक अखबार से उन्होंने इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये यूक्रेन की बात नहीं है, ये एक सिक्योरिटी इक्वेशन डिस्कस करने की बात है और रशिया चाहता है कि एक क्लियर रूल्स इस्टेब्लिश किए जाए नेटो को लेके और ईयू को लेके, और वो चाहते हैं कि बातचीत से इसका हल निकाला जा सके। आपने बताया कि अभी मैक्रोन और पुतिन की बातचीत जारी है, पर इस बातचीत से पहले मॉस्को से भी एक स्टेटमेंट आया था आज दिन में और उन्होंने कहा कि एक मीटिंग से इतना कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा जो है वो सुलझाया नहीं जा सकता, वो चेंज नहीं हो सकता। तो बल्कि आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि इस समय आप दुनिया की सबसे खतरनाक जगह पर खड़ी हुई हैं और युद्ध कभी भी हो सकता है, और जो आप बता रही हैं कि युद्ध अगर हुआ तो इतने सारे लोग मारे जाएंगे, तो ये तो वाकई में आप एक ऐसे फ्लैश पॉइंट पर खड़ी हुई हैं जहां पर कुछ भी हो सकता है। आपका अपना असेसमेंट ग्राउंड पर, क्योंकि आप वहां खुद मौजूद हैं, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका खुद का असेसमेंट आपको क्या लग रहा है। और इसमें अलग अलग पार्टीज हैं, यूक्रेन के लोग कुछ और चाहते हैं, रशिया कुछ और चाहता है, अमेरिका कुछ और चाहता है, और शायद जो फ्रांस जैसे देश हैं वो कुछ और चाहते हैं। जी बिल्कुल, आज का ज़माना डेटा एनालिटिक्स का है, तो लोग ट्रेंड्स देखते हैं, लोग ये देखते हैं कि किसके पास कितने सैनिक हैं, किसने कैसे स्टेटमेंट्स दिए हैं, किसका रुख किस तरफ है, और उसके बेसिस पे उसको एक्स्ट्रापोलेट करके पॉसिबिलिटीज़ गिनाते हैं। पर कई बार हम ये भूल जाते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन डिसीजन मेकिंग है वो डेटा पे नहीं चलता है। और पुतिन की अगर आप हिस्ट्री देखें तो पुतिन हैज़ ऑलवेज बिन अ रिस्क टेकर, तो इसलिए वेस्ट चिंतित है, इसलिए अमेरिका चिंतित है, इसलिए यूक्रेन भी चिंतित है। हालांकि यूक्रेन की सरकार ने आज एक स्टेटमेंट दिया कि उनके शब्द थे एपोकलिप्टिक प्रेडिक्शंस, यानी कि जो इस तरह के प्रेडिक्शंस हैं कि अब वॉर हो जाएगा, 50,000 लोग मर जाएंगे, ये सब बेसलेस हैं और इन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो एक तरह से वो अपने लोगों को और अपने ट्रूप्स को मोराल बूस्ट कर रहे थे। इसी तरह उनके जो एलाइज हैं वो भी मोराल बूस्ट कर रहे हैं, पर मोराल से मिसाइल्स नहीं चलती और मोराल से जंग सिर्फ मोराल से नहीं जीती जा सकती। तो सारे असेसमेंट्स ये हैं कि अगर रशिया हमला करता है तो यूक्रेन इज़ नो मैच फॉर इट, यूक्रेन विल बी ओवरवेल्म्ड विद इन आवर्स एंड देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। चाहे कितने भी आर्म्स यूक्रेन के साथ ही भेजें, और रशिया के पास इस वक्त सारे ऑप्शंस ओपन हैं। पुतिन की सेना इस लेवल पे तैयार है कि वो अगर एक शॉर्ट इनकर्जन चाहें कुछ दिनों का, जैसा कि उन्होंने 2008 में रशिया ने जॉर्जिया पे हमला किया, 4 दिन का हमला था, 2 प्रोविंसेस को उन्होंने निकाल लिया और फिर हमला ख़त्म कर दिया। क्राइमिया ले लिया था 2014 में। सो ही इज़ अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल लीडर, और ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो किस तरफ जाएंगे, पर टेंशन वाकई बहुत ज़्यादा है और इस वक्त इसको आप लाइटली नहीं ले सकते। जब 1.5 लाख सैनिकों का जब डिप्लॉयमेंट होता है, जब ब्लड बैंक्स होते हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं, तो इट्स नो मीन फीट। जी, बल्कि आपकी एक स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट आज हमारे पास है जो हम अपने दर्शकों को दिखाने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि पहले हम आपकी वो ग्राउंड रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाएं जब आप यूक्रेन के उन बर्फीली इलाकों तक पहुंचे जहां पर -5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में यूक्रेन के सैनिक युद्ध की तैयारी कर रहे थे। और व्योन जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय चैनल है वो पहला ऐसा भारतीय चैनल है जो युद्ध की संभावनाओं के बीच यूक्रेन से लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और आज हम आपको यूक्रेन के एक ऐसे ही दुर्गम स्थान से एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं और उसके बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी।
इस समय यूक्रेन को रशिया ने 3 मोर्चों पर घेरा हुआ है। पूर्वी यूक्रेन, उत्तर पूर्वी यूक्रेन और उत्तरी यूक्रेन। यूक्रेन के साथ लगने वाली लगभग 450 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रशिया के 1.25 लाख सैनिक खतरनाक हथियारों के साथ तैनात हैं। लेकिन यूक्रेन की सीमा के अंदर क्या हो रहा है, ये शायद आपको पता नहीं होगा। आज हम आपको उत्तरी यूक्रेन में लेके चलेंगे, जहां से बेलारूस की सीमा ज्यादा दूर नहीं है। और बेलारूस वो देश है जो रशिया की मदद कर रहा है और जहां खतरनाक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव से बाहर निकल के एक सैटेलाइट सिटी में जा रहे हैं, ओबिकोव डिस्ट्रिक्ट मिलिट्री कॉमिसरात पे। यहाँ पे जो यूक्रेनियन सेना है उसकी 135th रिजर्व बटालियन की ट्रेनिंग होगी और हम देखेंगे कि किस तरह यहाँ के जो सोल्जर्स हैं वो ट्रेनिंग करते हैं, किस तरह के उनके पास हथियार हैं। और ये जो जगह है जहाँ पे हम हैं, ये बेलारूस के बॉर्डर के बहुत पास है और बेलारूस में रशिया ने अपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है, अपने ट्रूप्स को तैनात किया है। बेलारूस के साथ मिलिट्री ड्रिल्स की है रशिया ने और कर रहा है। और दिस इज़ विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ द रशियन फोर्सेज इन बेलारूस। तो ये बहुत ही अहम जगह है और ये रिजर्व बटालियन किस तरह से तैयारी कर रही है, अगर लड़ाई होती है तो वो कैसे अपनी राजधानी कीव को बचाएंगे, कैसे अपने देश को बचाएंगे। हम उन लोगों से बात करेंगे और देखेंगे कि कैसी तैयारी की है यूक्रेनियन मिलिट्री ने। उत्तरी यूक्रेन में सैनिक ट्रेनिंग फील्ड में जाने से पहले इसी जगह इकट्ठा होते हैं, जहां पहले हथियारों को एक जगह लाया जाता है और फिर युद्ध की तैयारियों को परखा जाता है। और इसकी शुरुआत होती है एक ब्रीफिंग से, जिसमें सैनिकों को उनकी भूमिका के बारे में बताया जाता है। ये चुनौतीपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इस इलाके में तापमान लगातार माइनस में रहता है और कई इंच मोटी बर्फ के बीच सैनिकों को निरंतर अभ्यास करना होता है। यूक्रेन वर्सेस रशिया को एक तरह से डेविड वर्सेस गोलायत बैटल कहा जा सकता है। दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है। यूक्रेन बहुत छोटा देश है। अगर आप मिलिट्री और हथियारों की बात करें तो यूक्रेन की सेना में करीब 2 लाख से ज़्यादा सैनिक हैं, रशिया की सेना में 9 लाख से ज़्यादा सैनिक हैं। रिजर्व फोर्सेस भी रशिया की दुगनी हैं। आर्टिलरी 2000 यूक्रेन की, 7500 रशिया की। आर्मर्ड व्हीकल्स 12000 यूक्रेन के पास हैं, 30,000 रशिया के पास हैं। टैंक्स 2500 के करीब यूक्रेन के पास हैं, रशिया के पास 12000 से ज़्यादा हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट, अटैक हेलीकॉप्टर्स, सभी में रशिया कई गुना यूक्रेन से आगे है। डिफेंस बजट यूक्रेन का $6 बिलियन से कम है, रशिया का $61 बिलियन से ज़्यादा है। तो किसी भी पैमाने पर अगर आप देखें तो यूक्रेन की सेना रशिया के सामने कहीं नहीं ठहरती। पर एक जंग जीतने के लिए सिर्फ हथियारों की और सिर्फ सैनिकों की ज़रूरत नहीं है, जज्बे की भी ज़रूरत है। और वो जज्बा हमें यूक्रेन के सैनिकों के बीच में देखने को मिलता है। यहाँ पे रिजर्व फोर्सेस की ट्रेनिंग हो रही है। हम आपको दिखाएंगे किस तरह से यूक्रेन के ये जो सैनिक हैं वो तैयार हो रहे हैं रशिया से लोहा लेने के लिए। रशिया की तुलना में यूक्रेन की सैन्य शक्ति काफी कमजोर है, इसलिए यूक्रेन में क्षेत्रीय सुरक्षा बलों को भी विकसित किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य है 10,000 स्थायी और प्रशिक्षित सैनिक तैनात करना और कुल 1,30,000 सैनिकों की डिफेंस फोर्स तैयार करना, जो लोग यूक्रेन की स्वतंत्रता के पक्ष में हैं और इस लड़ाई में अपने देश का साथ देना चाहते हैं, वो इसका हिस्सा बन सकते हैं। So let's imagine you are our first day recruit and we're going to teach you some basics. So first of all, this is the gun. This is Kalashnikov. So here you go. Yeah, it's a Kalashnikov. It's AK-74. AK-74. Okay. So yeah, first the main rule, you never point it to the person. Okay. You always point it out of the person. So the first thing we're going to do is shooting stand. And first of all, and you never put your finger on the trigger. So always try to hit it right here, just in case. So you need to pull your body a little bit up front. Okay, like this? And yes, and yeah. Okay. Push the stock against your shoulder. Yeah, right here. Put a little bit down. Okay. Yeah. And put this thing up to your eye so you can see where the person is. So now you're almost ready to shoot, but you need to remove your finger from here. Okay. First time when you see your enemy, the main thing is that he doesn't hit you. Remove your finger. Okay. So in order for him to not be able to remove it, you need to make yourself as small as possible. So the first thing you do, you go down. You go down to your knee. Yeah. Exactly. Now it's more difficult to hit you. You need to go even lower. So,
you put your hand here, and then your leg goes around your other leg, like that. I'm not sure I can do that, but I'll watch you do it. But anyways, this is the main thing that we teach in order for recruits to be ready. इस फोर्स में जिन लोगों को शामिल किया गया है उनकी ट्रेनिंग ठीक वैसे ही होती है जैसी ट्रेनिंग सेना में भर्ती होने वाले किसी भी जवान की होती है। उन्हें हथियार चलाना सिखाया जाता है, टेरेन यानी उस क्षेत्र की जानकारी दी जाती है और युद्ध के दौरान कैसे संगठित तरीके से दुश्मन पर प्रहार करना है ये भी उन्हें सिखाया जाता है। इसके अलावा जो लोग दूसरे देशों के नागरिक हैं लेकिन उन्होंने यूक्रेन में 5 साल से ज्यादा बिताए हैं वो भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान कुछ मेडिकल, साइकोलॉजिकल और प्रोफेशनल टेस्ट्स जरूरी होते हैं। इस फोर्स में कुल 150 बटालियंस हैं और राजधानी कीव की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस बटालियन को मिली है उसका नाम है 135th बटालियन। I don't think that it's going to be war because Putin lost the momentum. He was gathering the forces and he didn't attack. Right now Ukraine gets more and more weapons, Ukraine gets more and more trained, so the longer he waits, the more difficult for him will be to enter Ukraine and to stay in Ukraine. However, Putin is quite is a crazy person, and you cannot you don't know what's coming into mind of crazy person. So he might be he might attack just because he wants to attack, just because he wants the war, not because he thinks that he can win. So yeah, we need to be ready. As it says, si vis pacem para bellum. If you want peace, you have to be prepared for war. दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों के लिए यूक्रेन एक शतरंज की बिसात की तरह है जिसके जरिए वो अपने हित साधना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन के आम नागरिकों के लिए ये जीने और मरने का युद्ध है और ये लोग अपनी नौकरियां छोड़कर इस ठंडे मौसम में इतनी कठिन ट्रेनिंग ले रहे हैं। यहाँ पे हल्की बर्फबारी हो रही है और यहाँ से कुछ दूर आगे घुटनों तक की बर्फ है और आप देख सकते हैं किस तरह की ड्रिल की जा रही है। यहाँ पे महिला और पुरुष सैनिक हैं यूक्रेन के और ये तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग टेरेन में उनको आगे जाना है और शूटिंग प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पे। यूक्रेन की सेना में 1,30,000 से ज़्यादा रिजर्व फोर्सेस हैं और यूक्रेन की सरकार का मानना है कि जितने लोग इसमें शामिल हों उतना बेहतर है। यूक्रेन के सिटीजन्स का अभी एक रिसेंटली एक सर्वे किया गया, एक पोल किया गया जिसमें ये पता चला कि यूक्रेन में 31% से ज़्यादा जो एडल्ट्स हैं वो चाहते हैं कि सेना में भर्ती हों और अगर रशिया के साथ लड़ाई होती है तो उस लड़ाई में वो शामिल हों और अपने देश के लिए वो लड़ सकें। बल्कि अभी हमने आपकी ये रिपोर्ट देखी, वाकई कहना पड़ेगा कि बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट थी। एक तो अपने अनुभव आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं जब आप यहाँ पर गई थी, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं था इस जगह तक पहुँचना। और दूसरा, आप हमारे दर्शकों को थोड़ा ये भी बताइए, आपने ये तो कहा कि 31% लोग आर्मी में शामिल होना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन की जनता क्या चाहती है? वो रशिया के साथ रहना चाहती है, रशिया से अलग होना चाहती है, वो लड़ाई लड़ना चाहती है, या वो चाहते हैं कि युद्ध किसी तरह टल जाए? किसी भी डेमोक्रेसी की तरह यूक्रेन की जनता भी एक आवाज़ में इस मुद्दे पे बात नहीं कर रही है। हालांकि आप जितने भी यंग लोगों से बात करें तो वो चाहते हैं कि वो वेस्ट की तरफ जाएं, वो यूरोप के साथ जुड़ें, उनको ज़्यादा नौकरियां मिले, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले। और जो थोड़ा ओल्ड गार्ड है, कुछ सेक्शन है जो सोसाइटी का, वो कहता है कि रशिया से हमारे मतलब पुराने कल्चरल संबंध हैं और हम रशिया के करीब रहें। पर जो पहला जो खेमा है, जो लोग अलग होना चाहते हैं, जो इंडिपेंडेंस चाहते हैं कि हम एक स्वतंत्र देश हैं और हम खुद तय करें कि हमें क्या करना है, उसका नंबर, जिन लोगों से हमने बात की उसका नंबर काफ़ी ज़्यादा है। और लोगों में हमने देखा कि काफ़ी गुस्सा है। कल हमने किसी से बात की, उनके साथ कुछ रशियन कर्मी हैं और उन्होंने कहा कि जब वो वेस्टर्न यूक्रेन में गए तो रेस्टोरेंट में वेटर उनको खाना नहीं परोसते। लोग काफ़ी नाराज़ हैं रशिया से यहाँ पे, और उनका कहना है कि ये तरीका नहीं है, आप
पहले उन्होंने डॉनबास रीजन, एक जो ईस्टर्न यूक्रेन में एक रीजन है, वहाँ पे भी रशियन सेपरेटिस्ट हैं। क्राइमिया उन्होंने अलग कर लिया है 2014 के इनकर्जन के बाद, और अब कीव पे हमला करने की रशिया की तैयारी है। और यहाँ के लोगों का मानना है कि ये सिर्फ नेटो मेंबरशिप के बारे में नहीं है, रशिया का जो एग्रेशन है वो पुराना है और वो उसको अब एक्सप्रेस कर रहा है। और इस वक्त यूक्रेन को खड़े होकर अपनी आवाज़ कहना बहुत ज़रूरी है, अपनी आवाज़ सुनाना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे यहाँ हम हैं अभी इंडिपेंडेंस स्क्वायर, मेरे पीछे एक बहुत बड़ी प्रोटेस्ट हुई थी कुछ साल पहले, यूरो मैदान प्रोटेस्ट कहते हैं उसको। तो तब यहाँ के राष्ट्रपति ने तय किया कि हम रशिया के साथ एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप करेंगे और यूरोप से दूर जाएंगे। उस समय इतनी बड़ी तादाद में लोग आए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, अल्टीमेटली राष्ट्रपति को अपने पद छोड़ के रशिया भाग के जाना पड़ा और उस प्रोटेस्ट में कई लोगों की जान भी गई। पर उस समय दे से दैट यूक्रेन फाउंड इट्स वॉइस एंड द पीपल ऑफ यूक्रेन स्पोक आउट एंड दे सेड दैट हम तय करेंगे कि हमें क्या करना है। तो इस वक्त अगर आप मेजॉरिटी यूक्रेनियंस की बात करें तो वो चाहते हैं कि वो जो भी रशिया कर रहा है वो उसके सामने डट के खड़े हों। जी, बल्कि आखिरी सवाल, अभी जो तस्वीरें हम देख रहे थे, कलाशनिकोव के साथ आपका तजुर्बा कैसा रहा? काफ़ी भारी है बंदूक, मुझे नहीं पता लोग कैसे चलाते हैं उस बंदूक को लेके इतने मुश्किल टेरेन में। हमने सोल्जर्स को काफ़ी आगे तक, जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी बताया था कि इंटरनेशनल मीडिया, कई सारे पत्रकार थे वहाँ, तो जब हम वहाँ पहुँचे तो एक प्लेन सरफेस थी और बर्फ़ तो बहुत थी, पर जैसे जैसे वो अंदर जाते हैं तो कभी पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, कभी नीचे जाते हैं, लोग गिरते भी हैं, बहुत स्लिपरी भी होता है। और ऐसे टेरेन में, ऐसी ज़मीन में इतनी भारी बंदूक लेके चलना, उसके साथ अलग अलग मैन्यूवर्स करना, और ये लोग बैटल हार्डन्ड सोल्जर्स नहीं हैं, ये आपके हमारी तरह इनके कुछ और नौकरियां हैं। वो नौकरियों को पीछे छोड़ के, कोई इंजीनियर है, कोई दुकान चलाता है, कोई ड्राइविंग करता है, और वो सब छोड़ के इतनी भारी बंदूक लेके वो सब ट्रेनिंग करते हैं। तो इट वाज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक्सपीरियंस। मुझे नहीं पता मैं बंदूक चला सकती हूँ कि नहीं। फॉर मी दिस इज़ अ बेटर वेपन, द माइक। थैंक यू पलकी, और प्लीज़ स्टे सेफ, क्योंकि अब वहाँ स्थिति बहुत खतरनाक होती चली जा रही है और आपकी ग्राउंड रिपोर्ट्स का इंतज़ार रहेगा। बट थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जैसा हम आपको बता रहे थे, युद्ध की आशंकाओं के बीच यूक्रेन के नागरिक और वहां रहने वाले दूसरे देशों के लोग भी अब बहुत चिंता में पड़ गए हैं। और यूक्रेन के ज्यादातर नागरिक इस संघर्ष के लिए रशिया को ही जिम्मेदार मानते हैं और वहां की राजधानी में रशिया के खिलाफ लगातार प्रदर्शन भी हो रहे हैं। और इन प्रदर्शनों में आपको हैरानी होगी जानकर, बहुत सारे लोग भारतीय मूल के भी हैं जो युद्ध के पक्ष में नहीं हैं और चाहते हैं कि समस्या का समाधान डिप्लॉयमेंट से नहीं बल्कि डिप्लोमेसी से निकाला जाए। मैं एक यूक्रेनियन हूं और ये मेरी मातृभूमि है। मैं लास्ट 30 ईयर में यूक्रेन में रह रहा हूँ, 92 से। मैं यूक्रेन को सपोर्ट करता हूँ इसलिए क्योंकि यूक्रेन जो है, यूक्रेन को हक है अपना फ्यूचर चुनने का। यूक्रेन को छोड़ दीजिए, यूक्रेन को भी प्रगति करने दीजिए। इस दुनिया में लोकतांत्रिक देशों को बचाना जरूरी है। रूस लोगों में डर का माहौल बनाना चाहता है। रूस पहले भी ऐसा कर चुका है, वो यही करता है। हम पिछले 8 सालों से ये देख रहे हैं। हमारे लिए ये सब कुछ नया नहीं है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.